वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और अभी तक 2 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का। और इस क्लास में इस लेक्चर में हम लोग थर्ड पार्ट कवर करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, डेट इज अराइवल ऑफ गांधी जी। तो पार्ट 3 इंडियन नेशनल मूवमेंट, पार्ट 3, दैट इज अराइवल ऑफ गांधी जी। अराइवल ऑफ गांधी जी। यदि गांधी जी के बारे में बात किया जाए, गांधी जी born on 2nd October 1869, 1869, where? पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर, गुजरात, करेक्ट। पोरबंदर, गुजरात में। सो फॉर हिज स्टडी इज कंसर्न, इन्होंने समालदास आर्ट्स कॉलेज से स्टडी किया था, ग्रेजुएशन किया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1885, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रहा था, तो उस समय गांधी जी समालदास आर्ट्स कॉलेज, ठीक है, पढ़ रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ये कहाँ पे है? ये है आपका भावनगर, भावनगर, गुजरात। उसके बाद गांधी जी चले जाएंगे लंदन में, डेट इज यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, करेक्ट। 1880 से लेके 89 तक। और यहाँ पे गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी एक बैरिस्टर बन जाएंगे, एक लॉयर बन जाएंगे। सो गांधी जी ने सबसे पहला अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो भावनगर समलदास आर्ट कॉलेज में। उसके बाद गांधी जी गए लंदन में और वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर का डिग्री लिया है, करेक्ट। ये गांधी जी का इनिशियल पॉइंट। सो फॉर फेज ऑफ गांधी जी इज कंसर्न, फेजेस ऑफ गांधी जी। तो इनका जो फर्स्ट फेज होगा होगा 1893 टू 1914, ये लगभग 11-12 साल का। उसके बाद कहाँ पे होगा? ये साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। एंड जो सेकेंड फेज होगा, डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो रिलेटेड हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट से, राइट फ्रॉम 1915 टू 1947, जब तक भारत को आज़ादी ना मिल जाए, 1947 तक, समझ गए। तो आज क्लास में हमें इसको समझना है, फर्स्ट फेज को, कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, क्यों गए थे, और जब गए तो किस तरह उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और जिसके वजह से गांधी जी लगभग 11-12 साल तक साउथ अफ्रीका में रह के वहाँ का जो इनजस्टिस सिस्टम है उसके अगेंस्ट लड़े हैं। सो स्टार्ट करते हैं गांधी जी का साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का गांधी जी का लाइफ। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। इनको जाना था प्रिटोरिया, इनको जाना था प्रिटोरिया, ठीक है। बट बीच में एक जगह है, एक स्टेशन है, दैट इज पीटर्सबर्ग, पीटर पीटर बैरिट्सबर्ग, करेक्ट। इस जगह पे गांधी जी को उतार दिया गया। गांधी जी को फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी गांधी जी को कहा गया कि आप निकलो, रन आउट। हाँ, पीटर मैरिट्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग, करेक्ट। ये स्पेलिंग गलत हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। पीटर मैरिट्सबर्ग,
ये जगह का नाम है। गांधी जी कहाँ जा रहे थे? गांधी जी को प्रिटोरिया जाना था, बट बीच रास्ते में पीटर मैरिट्सबर्ग में गांधी जी को उतार दिया गया, जबकि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, बट उसके बाद भी निकाल दिया गया। क्यों? तो गांधी जी को कहा गया कि यू आर ब्लैक, आप ब्लैक हो, और आप ब्लैक हो तो आप फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल नहीं कर सकते हो। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर रात भर रुके। बहुत ही चिलिंग नाइट था, बहुत ठंडा नाइट था वो, और गांधी जी ने प्रतिज्ञा लिया कि आज मुझे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, अब हम जाके ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी जी का ये जो इंसिडेंट मैरिट्सबर्ग का ये जो इंसिडेंट है, गांधी जी के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये। अच्छा, सवाल ये उठता है गांधी जी क्यों गए थे? गांधी जी गए थे एक केस के सिलसिले में, टू डील ए केस ऑफ दादा अब्दुल्ला, जो मुस्लिम पीजेंट्स थे साउथ अफ्रीका का। एक मुस्लिम पीजेंट थे साउथ अफ्रीका का, दादा अब्दुल्ला। उसी के केस के सिलसिले में गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका में कहाँ चाह रहे थे वो? प्रिटोरिया में जाना चाह रहे थे, बट पीटर्स मैरिट्सबर्ग में गांधी जी को उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक है, क्योंकि वो क्या, उनका कलर ब्लैक था। हालांकि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास टिकट भी था, उसके बाद भी उतार दिया गया। तो गांधी जी क्या करेंगे? यहाँ पे प्रतिज्ञा लेंगे। समझ गए? ये गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट है। तो जहां तक सवाल है साउथ अफ्रीका का, गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का जो फेज रहा, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 1893 से 1905, और दूसरा फेज है 1906 से लेके 1914। ये जो फेज है बहुत ही मॉडरेट फेज है जी गांधी जी का। गांधी जी को लगता है कि ब्रिटिश अवेयर नहीं है इंडियंस के प्लाइट से, इंडियन के प्रॉब्लम्स से। तो यदि ठीक से समझाया जाए ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश क्या करेगा? इंडियंस के लिए अच्छा काम करेगा, बट ऐसा होता नहीं है जी। ये मॉडरेट फेज है, ये बेस्ड है पी पे, प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पिटिशन। समझ गए? और सेकंड, ये जो फेज है बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इस फेज को कहते हैं सत्याग्रह फेज। सत्याग्रह फेज कब से कब तक? 1906 से लेकर 1914 तक। तो यहाँ पे गांधी जी कोशिश करें कि हमारे जो इंडियंस लोग हैं वो किस परिस्थिति में, और उसके साथ क्या शोषण हो रहा है। जो इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में, जो इंडियंस थे मोस्टली 3 कैटेगरीज के थे। 3 टाइप के इंडियंस वहाँ पे रहते थे, 3 टाइप्स के। एक थे इंडेंजर्ड लेबर, जो आए हैं वहाँ पे मजदूरी करने के लिए, इंडेंजर्ड लेबर जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और एक थे एक्स इंडेंचर, यानी कि उनका जो वैलिडिटी है, उनका जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका था। और जो तीसरे क्लास है वो मर्चेंट्स। तो इंडेंजर्ड लेबर हो या एक्स इंडेंजर्ड लेबर हो या मर्चेंट्स हो, मोस्टली ये सभी लोग इलिटरेट थे, इलिटरेट, और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कम जानते थे, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते थे, नॉट अवेयर। जब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जान रहे हैं, अनअवेयर है, इलिटरेट है, तो जाहिर सी बात है शोषण होगा, और ब्रिटिश तो शोषण करेगा ही करेगा। तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो गांधी जी को लगा कि गलत है जी, हमारे इंडियंस का बहुत बुरा स्थिति है, इसलिए अब ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना होगा। तो गांधी जी स्टार्टिंग में जो मॉडरेट फेज है, गांधी जी उसमें पिटिशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, करेक्ट भेज रहे हैं, बट ब्रिटिश है वो सुनता ही नहीं किसी का। तो बाद में गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह फेज में उन्होंने पूरा मुखर होकर ऑर्गेनाइज करके ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा। तो यहाँ पे देखिए, बट हाँ, तो गांधी जी ने इसके लिए क्या किया? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। देखिए, जब
1899 में जब बोर वार छिड़ा, बोर वार छिड़ा किसके किसके बीच में? ब्रिटिश वर्सेस डच के बीच में, जो डच सेटलर्स थे साउथ अफ्रीका में, इसके बीच में जब छिड़ा, तो उस समय गांधी जी ने इनफैक्ट हेल्प किया, गांधी जी ने ब्रिटिश को हेल्प किया। गांधी जी सपोर्टेड ब्रिटिश, और गांधी जी ने 1899 में इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, ताकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश जो वुंडेड सोल्जर्स है उसको सर्व कर सके, ब्रिटिश वुंडेड सोल्जर्स को सर्व कर सके, और ये जो ब्रिटिश है इसका दिल पिघल सके कि यस तुमने इतना शोषण किया, उसके बाद भी हम बहुत ही सॉफ्ट करण रखते हैं तुम्हारे प्रति। तो ये गांधी जी का बहुत ही चबासी वाला काम, ठीक है। 1899 में जहाँ पे गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया ब्रिटिश वुंडेड सोल्जर्स के लिए, तो इसके वजह से गांधी जी को बिल्कुल इस नेक काम के लिए गांधी जी को टाइटल दिया गया, टाइटल से नवाजा गया, डैट इज कैसर ए हिंद। ये अलग बात है, गांधी जी इस टाइटल को जलियांवाला मासाकार के बाद लौटा देते हैं, बट ये जो कैसर हिंद का जो टाइटल है ये इसी समय मिला था जब गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया था ब्रिटिश वुंडेड सोल्जर्स को सर्व करने के लिए ड्यूरिंग द बोर वार। और बोर वार कब से कब तक हुआ है? बोर वार हुआ है 1819 से लेके 1903 तक। तो गांधी जी का फुल सपोर्ट। देखिए गांधी जी का हमेशा रहा है ये सोच कि यदि मान लीजिए कि ब्रिटिश इन्वॉल्व है वार में तो पीछे से वार नहीं करना, उस समय ब्रिटिश को सपोर्ट करना। ये सेम चीज़ हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में भी देखने को मिल जाएगा, ये सेम चीज़ हमें बाकी वार के टाइम में भी देखने को मिल जाएगा। समझ गए? ये हो गया। बट ब्रिटिश है जो मानता नहीं है, ब्रिटिश को इतना सपोर्ट करने के बाद भी ब्रिटिश का जो रंग रूप है, जो तौर तरीका, वो चेंज होने नहीं जा रहा है। तो ब्रिटिश को लगा कि भाई ये लोग जो इंडियंस लोग हैं, इंडियंस लोग कुछ ज़्यादा ही ट्रांसवाल में आ रहे हैं। ट्रांसवाल जगह का नाम है साउथ अफ्रीका का उस समय का। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं इंडियंस लोग, अब इंडियंस लोग को खदेड़ना होगा वहाँ से। इसलिए ब्रिटिश क्या करता है, यहाँ से ट्रांसवाल रजिस्ट्रेशन एक्ट ये लेके आएगा। ट्रांसवाल रजिस्ट्रेशन एक्ट लेके आएगा। कब की बात है ये? 1906 की बात है, ताकि जो इंडियंस है वो ट्रांसवाल एरिया में नहीं आ सके। और उसका इसमें ये बात है कि आप यदि आ रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो गांधी जी ने बिल्कुल, गांधी जी को लगा कि बहुत गलत चीज़ है ये। गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया। सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गांधी जी ने, ठीक है। उससे पहले गांधी जी फोनिक्स फार्म में अपना सत्याग्रह वाला काम शुरू कर दिए थे। फोनिक्स फार्म, यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। ये बर्थ प्लेस है गांधी जी का सत्याग्रह का। अच्छा, ये सत्याग्रह वर्ड आया कहाँ से? तो गांधी जी एक न्यूज़पेपर लिखते थे, डेट इज इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने कहा था जनता से, लोगों से, कि आप कुछ नाम सजेस्ट करो हमारे एजिटेशन के लिए। तो उस समय आया था नाम सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह वर्ड को गांधी जी ने मॉडिफाई किया सत्याग्रह। और गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा टूल बना है ये सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है? नॉन वायलेंस, लड़ाई से नहीं जी, शांति से। और सत्याग्रही बनना इतना आसान नहीं है। सत्याग्रह प्रैक्टिस करना एक बहुत ब्रेव का काम है, कवाड़ का काम नहीं है। लड़ना कवाड़ का काम है एज पर गांधी जी। तो गांधी जी ने बहुत सुंदर आइडियोलॉजी डेवलप किया यहाँ पे सत्याग्रह का। और यहाँ पे अब सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हाँ, ब्रिटिश जो है बहुत ही रिप्रेशन करेगा जी, ब्रिटिश इसको दबाएगा, सप्रेस करेगा। और इसका न्यूज़ जाएगा इंडिया में भी। जब इंडिया में न्यूज़ जाएगा तो वो इंडियन जो लीडर्स है, वो मॉडरेट लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, वो प्रेशर बनाएंगे उस समय के गवर्नर जनरल पे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो इनफैक्ट लॉर्ड हार्डिंग भी इस चीज़ का निंदा करेंगे कि
जो गांधी जी है जो सत्याग्रह कर रहे हैं एकदम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं, बट उसको दबाया जा रहा है ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा साउथ अफ्रीका में। तो इस चीज़ का निंदा इंडिया से लॉर्ड हेडिंग भी करते हैं, और हेडिंग अपने मन से नहीं कर रहा है जी, मॉडरेट्स का प्रेशर था उसके ऊपर, समझ गए। तो ये डेवलपमेंट, हाँ वहाँ गांधी जी झुके नहीं, गांधी जी वहाँ पे भी सत्याग्रह कर रहे हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1913 में, दैट इज इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज। यानी कि भारत का जो शादी, यानी कि हिंदू का जो शादी का तौर तरीका है, यदि उस शादी से बच्चा हो तो बच्चा इलीगल होगा। ये तो हर एक चोट महिलाओं के ऊपर, इसलिए महिला लोग इसमें, वुमेन लोग काफ़ी पार्टिसिपेट किए। कब की बात है? 1913 का। तो ह्यूमन पार्टिसिपेशन भी काफ़ी देखने को मिला। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से बहुत कुछ सीखा कि यस, चाहे तो सोशल एनर्जी को टैप किया जा सकता है। लोगों का जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, बट उसको चाहे तो टैप किया जा सकता। ठीक है, डिफरेंसेस है, कोई हिंदू से है, कोई मुस्लिम से है, जात दुनिया भर का डिफरेंसेस है, बट यदि इशू कॉमन हो तो सबको बाइंड किया जा सकता है। ये गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अपने एक्सपेरिमेंट से सीखा था, और ये गांधी जी इंडिया में भी यूज करेंगे, समझ गए। तो ये सत्याग्रह फेज हो गया, यस, कंप्लीटेड। नाउ विल सी गांधी जी अराइवल इन इंडिया। तो गांधी जी का अराइवल होगा जी इंडिया में। इन इंडिया, तो गांधी जी आए हैं भारत में 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी को अभी भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता। तो गांधी जी आए 9 जनवरी 1915 को, और गांधी जी एक साल तक, 1 ईयर तक, लगभग 1 ईयर तक, फरवरी 1916 तक गांधी जी टूर किए हैं। गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स अभी ज्वाइन नहीं किए, गांधी जी ने टूर किया ऑन द एडवाइस ऑफ हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा था कि अभी आपको एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए, अभी आप टूर करिए और यहाँ के लोगों का जो रियल कॉज है, जो रियल प्रॉब्लम है, उसको समझिए। तो गांधी जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया है, लगभग एक साल तक टूर किया। ठीक है, इसमें देखिए मई 1915 में गांधी जी ने एक आश्रम का नींव रखा, कोचराब आश्रम। कहाँ पे? अहमदाबाद के साइड में, अहमदाबाद में। उसके बाद जून 1917 को, जगह छोटा पड़ रहा था गांधी जी को, और भी कम्युनिटी वाला बहुत सारा काम करना था एक साथ, जगह छोटा पड़ रहा था कोचराब आश्रम। तो गांधी जी ने क्या किया, जून 1917 को ये आश्रम को शिफ्ट किया। कहाँ पे? साबरमती में, कहते हैं हम लोग साबरमती आश्रम। और ये साबरमती आश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रहा है गांधी जी के लाइफ के लिए, और यहाँ से गांधी जी पूरी तरीके से योजना बनाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का टिल 1930। तो ये आश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है गांधी जी के लिए, समझ गए। साबरमती आश्रम, क्योंकि साबरमती रिवर के ऊपर बेस्ड था ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गांधी जी का सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह, तो फर्स्ट सत्याग्रह देखेंगे गांधी जी का, जो कि गांधी जी का लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, डेट इज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में लोग जो पीजेंट्स थे वो काफी परेशान थे इंडिगो कल्टीवेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कठिया वाला व्यवस्था था जी, 3 कठिया सिस्टम। चूंकि जर्मन सिंथेटिक जो है डाइज है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था यूरोप में, तो इसलिए अब इंडिगो कल्टीवेशन में उतना मार्केट नहीं रहा, उतना पैसा नहीं रहा। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स वो जोर ज़बरदस्ती
इंडिगो कल्टीवेटर्स से, इंडिगो पीजेंट से पैसा खींच रहा था, पैसा उठा रहा था, इलीगल टैक्स लगा रहा था अंडर तीन कटिया सिस्टम। तीन कटिया सिस्टम का मतलब क्या है? 3/20 एरिया क्या होना चाहिए? इंडिगो कल्टीवेशन होना चाहिए इसमें। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो गांधी जी आए यहाँ पे, राजकुमार शुक्ला के बोलने की वजह से गांधी जी यहाँ पे इंटरवीन किए। गांधी जी को कहा गया कि तुम जगह छोड़ दो, वहां से हट जाओ, मगर गांधी जी बोले कि नो, हम नहीं हटेंगे। इसलिए गांधी जी का फर्स्ट सीडीएम है ये, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है गांधी जी का लाइफ का। बाद में एक कमेटी बनाना पड़ा और इस कमेटी के खुद स्वयं गांधी जी भी मेंबर थे, और इन्होंने कहा कि जितने भी यूरोपियन प्लांटर्स ने जो मनी इलीगल ड्यूज लिया है उसका 50% लौटा दो पीजेंट्स को लौटा दो। बट बाद में नेगोशिएशन हुआ, 50% नहीं लौटाया गया, ओनली 25% लौटाया गया। बट कहीं ना कहीं गांधी जी का ये बहुत बड़ा जीत था, तो गांधी जी मान गए चलो ठीक है 25% लौटा दो। और इस सत्याग्रह में बिहार से भी काफ़ी लीडर्स सब इन्वॉल्व थे। राजेंद्र प्रसाद थे, नरहरि परेख थे, करेक्ट, जेपी कृपलानी थे, और भी बहुत सारे लीडर्स इसमें शामिल थे। तो गांधी जी का ये लाइफ टर्निंग इवेंट है, डेट इज चंपारण सत्याग्रह, जो हुआ था 1917 में, 1917 में। सेकेंड देखेंगे हम लोग, डेट इज अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। बिल्कुल, देखिए जो ओनर है, मिल ओनर है, उन्होंने कहा कि ये जो प्लेग बोनस मिल रहा था तुम लोग को, प्लेग बोनस, अब इस चीज़ को हम डिसकंटिन्यू करते हैं। तो ये प्लेग बोनस क्या है? देखिए अहमदाबाद सिटी में ना महामारी स्टार्ट हो गया था, एपिडेमिक स्टार्ट हो गया था, कुछ समय पहले की बात है, 1918 से कुछ समय पहले की बात है। तो प्लेग की वजह से, महामारी की वजह से, एपिडेमिक की वजह से क्या हो रहा था कि लोग सिटी को छोड़ के जाना चाहते थे, अपने गांव जाना चाहते थे। बट यदि सिटी से यदि बाहर जाए पीजेंट्स वर्कर्स, तो जाहिर सी बात है आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर को, इंडस्ट्री को। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसलिए इन्होंने क्या किया उस समय, 70 to 80% अलग से बोनस देना शुरू कर दिया, बोनस ऑफ वेजेस। यानी कि मान लीजिए वेज 100 रुपया है, तो 100 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ 70 से लेके 80 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा एज अ प्लेग बोनस के रूप में। क्यों? क्योंकि एपिडेमिक है, यदि नहीं दिया जाएगा तो वो फिर छोड़ के चले जाएंगे। और उस समय का परिस्थिति क्या था कि जो कॉमन एसेंशियल चीज़ है, जो रोजमर्रा का जो चीज़, वो भी काफ़ी महंगा हो गया था, इन्फ्लेशन काफ़ी आ गया था। तो इसलिए भी उस कंटेन करने के लिए 70 to 80% बोनस देना शुरू कर दिया ओनर ने, समझ गए। उसके बाद क्या किया कि ओनर को लगा कि चलो आप कंडीशन नॉर्मल हो गया, तो इसने कहा कि अब प्लेग बोनस क्या कर रहे हैं, हम हटा रहे हैं, और अब वेज को हम हाइक करेंगे मात्र 20%। बट वर्कर लोग डिमांड करे कि नो, ये गलत है। वर्कर ने कहा कि नो, 50% होना चाहिए, हम इतना में नहीं मानेंगे, 50% हाइक होना चाहिए। बट वर्कर के बीच में जो एक यूनिटी होना चाहिए, वो यूनिटी कमी था। इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अनासुईया साराभाई। उन्होंने वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, डेट इज मजदूर संघ। इन्होंने एक वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वही अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर एसोसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं मजदूर संघ, समझ गए। तो इसमें बिल्कुल गांधी जी का भी सपोर्ट था, और गांधी जी चाहते थे कि वर्कर्स लोग यूनाइट रहे। यदि वर्कर्स लोग यूनाइट नहीं रहेंगे तो फिर ये जो 20% का बात है ये भी नहीं मिलेगा जी। तो गांधी जी का कह सकते हैं ये फर्स्ट पॉलिटिकल हंगर स्ट्राइक था। गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे, बाद में कंप्रोमाइज हुआ और 35% हाइक पे अग्री किया गया कि चलो ठीक है 35% हाइक बढ़ा देते हैं, ना 20% ना 50%, बीच का सोल्यूशन 35%। ये भी गांधी जी का बहुत बड़ा जीत था। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए अनासुईया साराभाई।
एंड थर्ड दैट इज खेड़ा सत्याग्रह, और ये भी कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, कब की बात है, 1918 की बात है। हुआ क्या था कि क्रॉप फेल हो गया, क्रॉप फेल हो गया बिकॉज ऑफ द फमाइन, फमाइन की वजह से, सूखा की वजह से क्या हुआ, क्रॉप फेल कर गया जी। और ये ब्रिटिश ने आश्वासन दिया था कि यदि क्रॉप फेल हो जाए तो उस केस में पीजेंट्स को टैक्स नहीं देना होगा। क्रॉप फेल हो गया जी, इनफैक्ट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। उसके बावजूद भी पीजेंट, उसके बाद भी ब्रिटिश क्या कर रहा है कि हमको टैक्स दो, ब्रिटिश फिर भी फोर्स कर रहा है कि टैक्स दो। तो गांधी जी ने सभी पीजेंट्स से आह्वान किया, ऑर्डर किया, नॉट टू पे टैक्स, नॉट टू पे टैक्स। ठीक है, इसलिए गांधी जी का ये जो सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह, ये अपने आप में क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने छोटे लेवल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खेड़ा सत्याग्रह में किया था, ब्रिटिश को झुकना पड़ा। और इस खेड़ा सत्याग्रह में जो सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं वो हैं पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। टैक्स को 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए सस्पेंड कर दिया, 2 ईयर्स के लिए सस्पेंड कर दिया। समझ गए? तो यहाँ पे भी गांधी जी का ही जीत हुआ है। ये तीनों बैक टू बैक, ये जो तीनों बैक टू बैक हुआ है, चंपारण हो, चाहे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो 1918 का, चाहे ये खेड़ा सत्याग्रह हो 1918 का, इसने गांधी जी को एक मॉरल बूस्ट दिया कि यस, ये बड़े लेवल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट वन। अच्छा, बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जाओ, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह से बैक टू बैक पूछा गया है एक क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह, जब गांधी जी चंपारण गए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो उस समय जो यूरोपियन प्लांटर है, एक यूरोपियन प्लांटर ने साजिश रचा कि किसी तरह गांधी जी को मारा जाए। तो एक यूरोपियन प्लांटर के जो कुक थे, इनका नाम है बत्तख मियाँ, बत्तख मियाँ। ये एक्चुअली कौन थे? यूरोपियन प्लांटर के कुक थे। इनको साजिश किया गया जी, इनको कहा गया कि तुम एक काम करना, गांधी जी को फूड में, गांधी जी को फूड में पॉइजन डाल देना। ठीक है, जब ये कुक पहुंचे, बत्तख मियाँ जब पहुंचे गांधी जी के पास वही खाना लेके जिसमें जहर डाला हुआ था, तो ये रो पड़े, बत्तख मियाँ रो पड़े, और इन्होंने बहुत सॉरी कहा कि गलती हो गया हमसे, और किस तरह गांधी जी का लाइफ बच गया। और इस इंसिडेंट को उजागर किया है राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जब 1950 में अपना एक स्पीच दे रहे थे मोतिहारी में, तब इन्होंने कहा था कि देखो ऐसा भी हुआ था चंपारण में। तो बत्तख मियाँ बैक टू बैक पूछा गया है सवाल, पिछले साल ही पूछा गया है, तो याद रख लेना ये इंसिडेंट। बत्तख मियाँ ने गांधी जी का जीवन बचाया था, और कहाँ से थे? ये चंपारण से थे, बट ये रियल में किसके कुक थे? यूरोपियन प्लांटर के कुक थे। समझ गए? नाउ विल सी रौलत एक्ट। रौलत एक्ट, जहाँ पे गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, रौलत एक्ट से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जो ब्रिटिश अंडर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बिल्कुल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर ये कैरेट और स्टिक पॉलिसी भी, स्टिक पॉलिसी भी यूज कर रहा था। यानी कि मॉडरेट्स को गाजर खिलाओ, मॉडरेट्स को लॉलीपॉप दो, और एक्सट्रीमिस्ट को क्या करो? डंडा मारो। ठीक है, ये चीज़ हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद भी देखने को मिलता है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, कब की बात है ये? 1905 की बात। तो उस समय भी ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स किया। याद करिए 1909 का, जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, ताकि मॉडरेट्स को साधा जा सके, मॉडरेट्स को खुश किया जा सके। पर एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एक्ट भी लाया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 का लाया गया था, आज इसके जरिए एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर, एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस किया जा रहा था। बिल्कुल यही टाइम है जहाँ पे बीजी तिलक को 6 साल के लिए मंडालाया जेल यानी कि म्यांमार का जेल में भेज दिया गया था। तो एक तरफ तो मॉडरेट को खुश करने में लगा हुआ है, और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर डंडा का वार हो रहा है थ्रू वेरियस एक्ट।
ये ब्रिटिश का शुरू से ही फितरत रहा है, समझ गए। अच्छा, रौलत एक्ट समझने से पहले हम लोग ये समझ रहे थे, और इसमें और भी कुछ पॉइंट समझना है हमें, दैट इज, देखिए वर्ल्ड वार वन, जब वर्ल्ड वार वन आउटब्रेक हुआ, स्टार्ट हुआ, तो गांधी जी ने कहा कि यस, अभी हमें ब्रिटिश से नहीं लड़ना चाहिए, अभी हमें ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहिए। गांधी जी का शुरू से ही ये मानना है, यदि कभी भी वार हो तो पीछे से अटैक नहीं करते। ये अलग बात है कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को लगेगा, रिवोल्यूशनरी वाले जो पीपल को लगेगा, अरविंदो घोष टाइप को, ये बेस्ट मौका है, बट गांधी जी वैसा नहीं सोचते। तो गांधी जी सपोर्टेड ब्रिटिश, और इसके लिए ब्रिटिश गांधी जी को बहुत सुंदर रिक्रूटिंग सर्जेंट ऑफ ब्रिटिश का खिताब दिया गया, टाइटल मिला। याद करिए, बोर वार के वजह से कैसरे हिंद का टाइटल मिला था, ऑन सिमिलर लाइन, चूंकि गांधी जी ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था वर्ल्ड वार में, इसलिए ब्रिटिश की तरफ से गुड जेस्चर के रूप में रिक्रूटिंग सर्जेंट ऑफ ब्रिटिश के रूप, ब्रिटिश का टाइटल दिया गया किसको? गांधी जी को। ठीक है, ये भी पूछा गया है बीपीएससी में जी, समझ गए। अब देखते हैं, देखिए, तो जैसे ही आउटब्रेक हुआ तो इंडिया में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास किया गया, पास किया गया जी। और ये पास इसलिए किया गया था ताकि यहाँ जो अनलॉफुल एक्टिविटी हो रहे हैं इंडिया में, अनलॉफुल एक्टिविटीज या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, उसको सप्रेस किया जा सके, उसको सप्रेस किया जा सके। यानी कि ट्रायल किया जा सकता है, यानी कि इम्प्रिजन किया जा सकता है, जेल में भेजा जा सकता है 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल। चलिए ठीक है, समझते हैं, हालांकि ये भी गलत चीज़ है, हाँ, मगर ये समझ में आता है कि उस समय वर्ल्ड वार वन था, तो पूरा ब्रिटेन को पूरा फोकस करना है अपने वार में, तो यहाँ पे कोई तरह का बात ना हो, सप्रेस करना है, इसलिए क्या किया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया। बट ऐसा क्या, जब मान लीजिए कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को यदि एक्सटेंड कर दिया जाए नॉर्मल पीसफुल टाइम में भी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यही हुआ है जी, यही हुआ है 1919 में। 1919 में क्या हुआ, एक सेडिशन कमेटी बना, एक सेडिशन कमेटी बना अंडर रौलत, रौलत के अंदर, ठीक है, ऑफिशियल से रौलत, और कहा गया कि यस, इसी को बोलते हैं रौलत एक्ट। और रौलत एक्ट एक्चुअली क्या है, एक्सटेंशन है जी, एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का ही एक्सटेंशन। बट दुर्भाग्य की बात है, ये पीसफुल टाइम की बात, यानी कि नॉर्मल टाइम में भी ये लोग क्या कर रहे हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया को एक्सटेंड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ रौलत एक्ट, जो कि गलत है, पुरजोर तरीके से अपोज हुआ जी, सबने अपोज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल जो लिबर्टी यानी कि अभी के हिसाब से कहा जाए आर्टिकल 21, उसका पूरी तरीके से वायलेशन है। इंडिविजुअल लिबर्टी को दबाने का बात है, 2 साल तक के लिए जेल डाला जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। इसी को फेमसली कहा जाता है नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। और 2 साल तक पड़े रहिए जेल में, समझ गए। पुरजोर तरीके से विरोध हुआ है जी, अगेंस्ट विरोध हुआ, आईएनसी के जो लीडर्स थे सबने विरोध किया, गांधी जी भी इसकी विरोध किए, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पीसफुल टाइम में लाने की क्या जरूरत है तुम लोग को, तो सबने अपोज किया है। तो गांधी जी ने क्या किया, रौलत एक्ट के अगेंस्ट रौलट सत्याग्रह, रौलट सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया, वो ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज किया गया, कब, फरवरी 1919 को। और गांधी जी ने कहा कि 6 अप्रैल को नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, किस चीज के लिए जी, रौलत एक्ट के लिए, रौलत एक्ट के अगेंस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा। हाँ, और इसके लिए क्या होगा, कौन सा सत्याग्रह होगा, रौलट सत्याग्रह किया जाएगा। आईएनसी जो लीडर्स थे, बहुत सारे आईएनसी लीडर्स ने कहा कि यस ठीक है, रौलत एक्ट तो गलत है, अपोज किया है, बट गांधी जी का जो रौलट सत्याग्रह है
बहुत सारे इनफैक्ट आईएनसी लीडर्स ने भी सपोर्ट नहीं किया इस चीज, बट डिस्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी रोलट सत्याग्रह, रोलट सत्याग्रह, रोलट सत्याग्रह काफी एक्टिव रहा, मोस्ट एक्टिव, एक्टिव इन पंजाब, बंगाल एंड दिल्ली। तो जो लोग आ रहे हैं पंजाब में, लोग एकत्रित हो रहे हैं, रोलट सत्याग्रह कर रहे हैं, रोलट एक्ट अगेंस्ट धरना दे रहे हैं। तो इसी में क्या हुआ जी कि पंजाब में, बिल्कुल पंजाब का केस ही है, पंजाब में जब धरना दे रहे थे कौन, सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। तो ब्रिटिश ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया, ब्रिटिश अरेस्टेड, ब्रिटिश अरेस्टेड देम। ब्रिटिश ने कब अरेस्ट किया, 9 अप्रैल को अरेस्ट किया। कि गांधी जी ने पूरा देश से ही आह्वान किया था कि 6 अप्रैल को पूरा देश बंद हो जाना चाहिए। ये लोग भी शामिल थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल पंजाब से आते हैं, ये लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट ब्रिटिश ने क्या किया, 9 अप्रैल को इन दोनों को हिरासत में रख लिया, जेल में डाल दिया। तो बिल्कुल जलियांवाला, जालियावाला, जालियावाला बाग में लोग आए, पीपल आए, लोग आए, प्रोटेस्ट कर रहे, बट बहुत ही शांति से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, पीसफुली, पीसफुली। क्यों, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो हमारे लीडर को पकड़े हो, सत्यपाल को और किचलू को रिहा करो, किचलू को रिहा करो, रिलीज करो। इसके लिए लोग एकत्रित हुए, एक जमा हुए, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में। बट चूंकि ये जो अमृतसर है, पंजाब जो है उस समय बिल्कुल मार्शियल लॉ के अंदर था जी, इमरजेंसी लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था। और पंजाब के उस समय जो एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम है माइकल ओ डायर। इसने आदेश दिया इसको, ब्रिगेडियर जनरल ऑफ अमृतसर, दैट इज जनरल डायर को। और जनरल डायर ने क्या किया, रिचुअली ओपन फायर करवा दिया, जिसके वजह से जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग मासाकार हो गया। बहुत बड़ा अपराध कर दिया ब्रिटिश ने, जलियांवाला मासाकार। इस ओपन फायर में ब्रिटिश का जो ऑफिशियल डेटा है, 379 लोग मारे गए, किल्ड। बट इंडियन नेशनलिस्ट ने कहा कि नो, ब्रिटिश छिपा रहा है। इंडियंस ने कहा, इंडियन नेशनलिस्ट लोग कहे कि नो, 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 1200 से भी ज़्यादा लोग क्या है, इंजर्ड है। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरा मंजर था देश में, इतना बड़ा हादसा हो गया बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ डायर, जो ब्रिगेडियर जनरल थे अमृतसर के, ठीक है। और साथ में ये जो थे एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के, डायर, ओ डायर, फ्रांसिस ओ डायर, इसने भी काम गड़बड़ किया, इसने ही आदेश दिया होगा, समझ गए। उसके बाद नॉन ऑफिशियल, गुस्से में नॉन ऑफिशियल इंडियन कमेटी बना, जिसमें स्वयं टी.आर. दास थे, मोतीलाल नेहरू थे और गांधी जी थे। तो ब्रिटिश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना और ब्रिटिश ने एक कमीशन बनाया, डेट इज हंटर कमीशन, हंटर कमीशन। इसमें 4 इंग्लिशमैन थे और 3 इंडियंस थे, 3 इंडियंस थे, ठीक है। और हंटर कमीशन ने भी पाया कि यस, एक हंटर कमीशन आपका एजुकेशन से भी रिलेटेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है एक हंटर कमीशन। पर ये जो हंटर कमीशन है बनाया गया था जलियांवाला मासाकार को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो हंटर कमीशन ने भी ये पाया कि डायर का जो एक्शन है वो क्या है, कंडेमेबल है, लेकिन निंदनीय है वो, और डायर को छुट्टी कर दिया गया। बट
यार उसके बाद भी बच गया बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर ऑफिसर्स। सीनियर ऑफिसर्स के सपोर्ट की वजह से डायर बच गया। बट जो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ करेक्ट डायर, इसको उद्धम सिंह ने लंदन में 1940 में असासिनेट कर दिया, मार दिया। तो इस तरह हुआ है जी, समझे। तो जलियांवाला मैसेकर एक बहुत बड़ा ब्लॉट है ब्रिटिश का, ब्रिटिश के ऊपर। अब यहां पे देखते हैं रिएक्शन बाय इंडियंस। इंडिया ने किस तरह रिएक्शन दिया। एक तो रिएक्शन हम लोग समझ गए कि नॉन ऑफिशियल कमेटी बना है जलियांवाला मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसके बाद ब्रिटिश को भी आनंद फानंद में जल्दी कमेटी बनाना पड़ा, वही हंटर कमीशन बनाना पड़ेगा। तो रिएक्शन देखते गांधी जी ने अपना जो टाइटल था केसर हिंद का, जो गांधी जी को बोर वार में ब्रिटिश को सपोर्ट करने की वजह से मिला था, तो गांधी जी ने केसर ए हिंद को रिटर्न कर दिया ब्रिटिश को कि ले लो, नहीं चाहिए तुम्हारा ये टाइटल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया। समझ गए, नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया। हाँ, शंकरन नायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, शंकरन नायर, क्योंकि उस समय 1919 में गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। यही पर्सन थे, यही इंडियंस थे कि जिन्होंने रौलत एक्ट को लेके कुछ नहीं बोला कि ठीक है रौलत एक्ट कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे जलियांवाला मैसेकर हुआ, इन्होंने भी रेजिग्नेशन कर दिया। यानी कि आफ्टर जलियांवाला मैसेकर ही आल्सो गिव रेजिग्नेशन। इससे साफ साफ पता चलता है कि इंडियंस लोग यूनाइट हो रहे हैं। दैट इज द रोल ऑफ गांधी जी टिल 1919। तो गांधी जी का जो रोल है 1919 तक हम लोगों ने देखा है इस क्लास में। कुछ क्वेश्चंस डील कर लेते हैं हम लोग। इन विच प्लेस डिड गांधी जी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? इसका आंसर होगा चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1915। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ जी, ठीक है, तो उसी को उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके और इंडिया में ऑल लॉफुल एक्टिविटीज सब को सप्रेस कर सके, इसके लिए ही ब्रिटिश ने लाया था। ये कब लाया था? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परसुडेड गांधी जी टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया टू अंडरस्टैंड द कंट्री आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही गांधी जी को सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर लॉन्चिंग खेड़ा सत्याग्रह वाज डिमांड फॉर रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स ड्यूरिंग फेमाइन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स, डिमांड फॉर बोनस टू मिल ओनर्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। और ये जो किया गया था, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया गया, ये रीजन है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खेड़ा सत्याग्रह का, जहाँ पे खुद पटेल जी भी काफ़ी इन्वॉल्व थे, कि लैंड टैक्स कम कर दिया। क्यों? क्योंकि टाइम था वो फेमाइन का, जिसके वजह से जो प्रोड्यूस हुआ था 1/4 प्रोड्यूस था, ओरिजिनल प्रोड्यूस से 1/4 था, यानी कि 25% से भी लेस था वो। इसलिए गांधी जी ने आह्वान किया नॉट टू पे टैक्स टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रौलत एक्ट वाज अपोज्ड बिकॉज gave the govern power to confiscate land without compensation, allowed imprisonment without trial, abolished trial by injury, increased land। करेक्ट आंसर क्या होगा? अलाउड इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल। इसलिए रौलत एक्ट को, जो कि 1919 में लाया गया था सेडिशन कमेटी के अंदर, इसको अपोज किया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म्ड बाय गांधी जी। बिल्कुल, सत्याग्रह सभा गांधी जी ने कब बनाया था? फरवरी 1919 के लिए। किस लिए बनाया था? पर रौलट सत्याग्रह के लिए, रौलट सत्याग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला मैसेकर? उस समय जो वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इनका जो पीरियड रहा है 1916 से लेके 1921। तो जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था? 1919 को हुआ था जी, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था जी,
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला मासाकार हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who led the Ahmedabad mill workers strike in 1918 along with गांधी जी? तो अनासुया साराभाई। इन्होंने बिल्कुल इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाया था, अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर एसोसिएशन। मजदूर महाजन संघ, महाजन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या होगा इसका आंसर? रिपीट हुआ है क्वेश्चन 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परसुएडेड गांधी जी टू ट्रैवल अक्रॉस? बिल्कुल ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव है, गोपाल कृष्ण गोखले। द मेन रीजन फॉर लॉन्चिंग सत्याग्रह, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर सत्याग्रह वापस बिकॉज गिव द गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अलग अलग ईयर में। सत्याग्रह सभा वॉज फाउंड बाय गांधी जी, बिल्कुल ये भी रिपीटेटिव है, इज ऑल्सो रिपीटेटिव क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, हु लेड द अहमदाबाद मिल वर्कर? बिल्कुल अलॉन्ग विथ गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब लॉन्च किया था? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला मैसाकर? तो उस समय कौन थे? लेफ्टिनेंट एलजी, तो ओ डायर, इसको उधम सिंह ने 1940 में लंदन में शूट कर दिया, लंदन में असैसिनेट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918 वाज रिलेटेड टू? अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक होता, प्लेग बोनस फॉर वर्कर्स, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर फायरिंग एट जलियांवाला बाग? आंसर क्या होगा? जनरल डायर। Last question of today's session. The Rowlatt Act was based on the recommendation of which committee? तो क्या है आंसर इसका? सेडिशन कमेटी अंडर रौलत। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। सेशन कैसा लगा आपको? एनी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।